सरजू एक गरीब मजदूर था और उसकी पत्नी सरिता धोबन थी, जो आसपास के मोहल्ले के घरों के कपड़े धोया करती थी। उन दोनों की एक बेटी थी धानी, जो घर के कामों में अपनी माँ का हाथ बटाया करती। गरीबी में अपनी जिंदगी उनका परिवार काट रहा था, वो भी मेहनत करके। एक रोज सरिता अपने आंगन में कपड़े धो रही थी, तभी उसकी बेटी धानी उससे आकर कहती है, माँ कितनी धूप हो रही है, आप कपड़े शाम के समय धो लेना। चलिए चलकर दोपहर का खाना खा लो। धानी बिटिया, इतने सारे कपड़े हैं, शाम को धोने बैठूंगी तो सूखेंगे कब, और इन्हें वापस भी तो पहुंचाना होता है ना। तू जा खाना खा ले, मैं फटाफट इन्हें धो लेती हूँ। माँ धो लेना, लेकिन पहले खाना खा लो। देखो कितना पसीना आ रहा है आपको। चलो ना माँ। धानी कपड़े नहीं धोऊंगी तो पैसे कहाँ से आएंगे? तू जिद मत कर, तू जा यहाँ से, काम करने दे। तभी धानी भी कपड़े धोने के लिए अपनी माँ की मदद करने लगती है। ये देखकर सरिता कहती है, ओहो, अब ये क्या करने बैठ गई? मदद कर रही हूँ आपकी। आप कपड़े धो लो, मैं उन्हें पानी में निकाल लेती हूँ। इस तरह से सारे कपड़े धुल जाएंगे और हम दोनों साथ में खाना खाएंगे। तू भी ना अपने बाबा की तरह जिद्दी है एकदम। दोनों माँ बेटी मिलकर सारे कपड़े कुछ ही देर में धो देती है और फिर घर के आंगन में सुखा देती है। उसके बाद दोनों मिलकर दोपहर का खाना खाती है। शाम के समय सरिता सारे कपड़ों को घर पहुंचाकर वापस लौटती है तो सरजू भी घर आ चुका था और उसके हाथ में पट्टी बंधी थी। ये देखकर सरिता घबराती हुई कहती है, हे भगवान, ये आपके हाथ में चोट कैसे लग गई? वो ईंटें उठाते हुए एक ईंट हाथ पर गिर गई थी। चिंता मत करो, छोटी ही चोट है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। मैं तो ऐसे ही घर आ रहा था, लेकिन शाम जबरदस्ती क्लिनिक ले गया तो पट्टी करवानी पड़ी मेरे को। बाबा, आपको काम करते हुए ध्यान देना चाहिए था ना। आप दोनों बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ। सुनिए जी, कल जाते हुए थोड़े पैसे देकर जाना, कपड़े धोने का सर्फ साबुन खत्म हो गया है। पैसों के नाम पर जेब में 100 रुपए का नोट पड़ा होगा बस सरिता। अभी मजदूरी मिलने में 2 दिन का समय बाकी है। कोई बात नहीं जी, मैं देख लूंगी। लगता है इस बार भी सर्फ साबुन उधार ही लेना पड़ेगा दुकान से। कुछ ही देर में धानी दोनों के लिए खाना लगाती है। पूरा परिवार मिलकर साथ खाना खाता है। अगले दिन सरिता दुकान से उधार सामान लेने जाती है तो दुकानदार उससे कहता है, अरे सरिता बहन, पहले का ही 500 रुपए बकाया है और तुम फिर आ गई उधारी लेने। नहीं नहीं, पहले का हिसाब पूरा करो, फिर कोई उधार सामान लेना। देखिए, मेरी मजबूरी समझिए आप। मैं अगले महीने सारा उधार चुका दूंगी आपका भाई साहब। आपके पैसे लेकर मैं गरीब कहाँ जाऊंगी? सामान दे दो इस बार। सरिता बहन, तुम गरीबों की मजबूरी अगर समझकर मैं यूं ही उधार देता रहा ना तो एक दिन मैं खुद गरीब हो जाऊंगा। खैर, अगले महीने उधार नहीं चुकाया ना तो मेरी दुकान पे आने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर दुकानदार सरिता को उधार सामान दे देता है, सिर्फ साबुन। ज्यादा दिनों तक चलाने के लिए सरिता कपड़ों में कम से कम सर्फ डालकर उन्हें धोने लगती है। अगले दिन जब सरिता घर से कपड़े लेने जाती है तो एक औरत उसे कपड़ों की गठरी देते हुए कहती है, सरिता, आजकल कपड़े ठीक से नहीं धोती क्या? धुलने के बाद भी कपड़ों से मैल नहीं जाता? नहीं मैडम, मैं तो कपड़े रगड़कर अच्छे से धोती हूँ। लगता तो नहीं। थोड़ा अच्छे वाला सर्फ साबुन इस्तेमाल कर लिया कर। कपड़े साफ नहीं मिले तो पूरे पैसे नहीं दूंगी। नहीं मैडम, मैं ध्यान रखूंगी, इस बार अच्छे से कपड़े धोऊंगी। वो तो मेरी वॉशिंग मशीन खराब है, इसलिए तुझसे कपड़े धुलवा रही हूँ, वरना ये फालतू का खर्चा मुझे पसंद नहीं। सारे कपड़े अच्छे से गिल ले। सरिता कपड़ों की गठरी उठाए घर की ओर चल देती है। रात के समय खाना खाते हुए सरिता कुछ परेशान दिखती है तो सरजू कहता है, क्या हुआ भगवान, किस सोच में डूबी हो? क्या बताऊँ मैं आपको, महंगाई के चक्कर में कम सर्फ साबुन लगा कर कपड़े धो रही हूँ तो लोग शिकायत कर रहे हैं। ऐसे तो सर्फ साबुन में ही ज्यादा पैसे लग जाएंगे। मेरी तो समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ मैं। माँ, क्यों ना हम वॉशिंग मशीन ले ले? मेरी सहेली है ना, उसके घर में है। वो कहती है उसमें कपड़े धोने से ज्यादा मेहनत नहीं लगती और साथ ही कपड़े उसमें धोने से साफ और चमकदार धुलते हैं। लेकिन बिटिया, वो कपड़े वाली मशीन बहुत महंगी होती है। इतना पैसा तेरा बाप कहाँ से लाएगा? हाँ, एक मैडम इस मशीन के बारे में बता रही थी, लेकिन जो गरीब सर्फ साबुन के पैसे नहीं जुटा पा रहे, वो कपड़े वाली मशीन कहाँ से लाएंगे? लेकिन माँ, नई मशीन लेने की जरूरत क्या है? हम थोड़ी पुरानी भी तो ले सकते हैं और कम दाम में मशीन घर आ गई तो सोचो, आप ज्यादा कपड़े धो सकोगे कम मेहनत से। धानी की बात मानकर रविवार के दिन सरजू कई दुकानों पर पुरानी वॉशिंग मशीन ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन सबके दाम सुनकर उसके पसीने छूटने लगते हैं। शाम को थका हारा वो घर लौटते हुए जब आ रहा था तो उसे पुरानी सी दुकान में कम दाम की वॉशिंग मशीन मिल जाती है। कुछ देर में जब सरिता कपड़े लेकर लौटकर घर आती है तो घर में वॉशिंग मशीन देखकर
चौंक जाती है। ये कपड़े धोने की मशीन हमारे घर में। हाँ सरिता, बहुत खोजबीन करने के बाद हाथ लगी है। थोड़ी पुरानी है लेकिन अपने तो काम आ ही जाएगी। हम गरीब के घर में वॉशिंग मशीन देखकर तो मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। वॉशिंग मशीन घर तो आ गई है, लेकिन इसे चलाना कैसे होता है? माँ मैं बताती हूँ ना, बहुत आसान है। मेरी सहेली ने मुझे बताया था। इसका ये ढक्कन खोलकर इसमें गंदे कपड़े, पानी और थोड़ा सर्फ डालो और फिर ढक्कन बंद करके मशीन को चालू कर दो। कुछ ही देर में खुद ही कपड़े धुल जाएंगे। रुको मैं करके बताती हूँ आपको। इतना कहकर धानी वॉशिंग मशीन में थोड़ा पानी और सर्फ डालती है और उसके बाद अपने गंदे कपड़े उसमें डालकर मशीन ऑन कर देती है। मशीन से जोरों की आवाज आती है तो सरिता अपने कान बंद करके कहती है, ये इतना आवाज क्यों कर रही है? दुकानदार ने कहा था कि थोड़ी पुरानी है तो शुरू में तेज आवाज होगी, लेकिन चलते चलते ये ठीक हो जाएगी। हाँ माँ, आप एक साथ इसमें बहुत सारे कपड़े धो सकती हो, जिससे कपड़े धोते रहने की वजह से आपके हाथ हमेशा पानी में रहने के कारण फूल जाते थे। अब वो दिक्कत भी नहीं होगी। इस तरह सरिता भी वॉशिंग मशीन को चलाना सीख जाती है और अगले दिन से उसमें ही सारे कपड़े धोने के बाद आंगन में सुखा दिया करती। आसपास के लोग उसके घर में वॉशिंग मशीन देखकर हैरान होते हैं। एक रोज जब सरिता कपड़े सुखा रही थी तो उसकी पड़ोसन सावरी आकर कहती है, क्या बात है सरिता, बहुत जल्दी कपड़े धुल गए। लगता है वॉशिंग मशीन का कमाल है। हाँ साबरी बहन, हम गरीब के घर ये वॉशिंग मशीन तो आ ही गई है। इससे बहुत बड़ी सुविधा भी हो गई है हमारे लिए। थोड़ी पुरानी है इसलिए आवाज करती है, लेकिन इसमें कपड़े बिना हाथ से रगड़े ही साफ हो जाते हैं। और तो और सर्फ साबुन भी इसमें कम लगता है। सही है, मैं कह रही थी इतने कपड़े धोती है तू, तो लगे हाथ मेरे कपड़े भी धो दिया कर अपनी मशीन में। पड़ोसन होने के नाते इतना तो कर ही सकती है। हाँ हाँ क्यों नहीं आंटी, माँ धो देगी आपके कपड़े। आज क्या रोज धो देगी। सच में? मैं अभी सारे गंदे कपड़े लेके आती हूँ घर से। अरे आंटी पूरी बात तो सुन लो। कपड़े धुल जाएंगे लेकिन धोने का दाम तो आपको देना पड़ेगा। वो क्या है ना, मेरी माँ मुफ्त में सिर्फ मेरे और बाबा के कपड़े धोती है। फिर तो मैं खुद ही ना धो लूं। हाँ धो लीजिए। अब देखिए, पड़ोसन कहकर अपने गरीब पड़ोसियों से मुफ्त के कपड़े धुलवाना तो कोई अच्छी बात नहीं है ना। हाँ हाँ, तुम गरीब हो, मैं कोई सेठानी नहीं हूँ। आपको बोलना ही नहीं चाहिए था ना। इतना कहकर सावरी वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है। अब सरिता वॉशिंग मशीन में कम सर्फ से अच्छे से कपड़े धोती, जिससे उसके ग्राहकों को भी उसकी धुलाई में कोई शिकायत नहीं आती। साथ ही इससे उसके पास और ज्यादा से ज्यादा घरों के कपड़े धुलने के लिए आया करते। वहीं सरजू की मजदूरी भी अब उसे मिलने लगी थी, जिससे घर की आर्थिक स्थिति भी सुधर गई थी। और इस तरह गरीब के घर में वॉशिंग मशीन आने से उनकी जिंदगी थोड़ी बेहतरीन बन जाती है। मधु अपनी माँ सुधा के साथ में एक छोटे से गांव में रहती थी। मधु के पिता के देहांत के बाद में उसकी माँ सब्जी का ठेला लगा के 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर पाती थी। मधु भी लोगों के घरों में छोटे मोटे काम करके अपनी माँ का हाथ बटा दिया करती थी। एक दिन अचानक मधु की माँ शाम को ठेले से वापस घर आते हुए बेहोश हो जाती है, जिसको देखकर मधु रोते हुए अपनी माँ के पास जाती है और कहती है, माँ माँ उठो ना, क्या हो गया तुम्हें? होश में आओ ना माँ। अपनी माँ के होश में ना आने पर मधु उसको उठा के ऊपर बिस्तर पर लिटा देती है और पानी के छींटे मारते हुए होश में लाती है। कुछ ही देर में उसकी माँ को होश आता है और वो बोलती है, बेटी मेरी ना तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन घर में कैसे रह सकती थी। ठेला अगर ना लगाऊं तो क्या खाती मैं, इसीलिए घर से निकल गई। माँ जब तबीयत खराब थी तो तुम क्यों गई? इतना तो सोचो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? पिताजी तो पहले ही हमें छोड़ के चले गए और अब तुम भी चली जाओगी तो मैं तो ऐसे ही मर जाऊंगी। ऐसा मत बोल बेटी, मैं तेरे लिए ही तो जी रही हूँ। मधु अपनी माँ के लिए कुछ दवाइयाँ लेने चली जाती है और रास्ते में खुद से कहती है, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, अब माँ की दवाई कैसे लूंगी? जिन मालकिन के घर बर्तन धोती हूँ उन्हीं से कुछ पैसे ले आती हूँ। मधु अपनी मालकिन से पैसे लेने उसके घर जाती है और बाहर खड़े होकर आवाज लगाती है। उसकी आवाज सुनकर मालकिन बाहर आकर बोलती है, क्या है, क्यों चिल्ला रही है यहाँ पर, क्या चाहिए तुझे? मालकिन मुझे आज के काम के पैसे दे दो, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, उनके लिए दवाई लानी है। एक भी बर्तन ठीक से साफ किया है तूने जो यहाँ पैसे मांगने आ गई? चल निकल यहाँ से, भिखारन कहीं की। अपनी मालकिन से कोई भी मदद ना मिलने पर मधु रोते हुए मेडिकल शॉप पर जाकर महा दुकानदार से बोलती है,
भैया मुझे थोड़ी सी दवाई दे दो मेरी माँ के लिए। मेरे पास पैसे नहीं है, 1-2 दिन में दे दूंगी। प्लीज मेरी मदद कर दो भैया। हाँ हाँ, मैंने तो समाज सेवा करने का ठेका लिया है। रुक देता हूँ दवाई। ये ले दवाई, ले जा। वैसे भी ये कल एक्सपायर हो जाएगी और मेरे वैसे भी कोई काम की नहीं रहेगी। जा, तू मुफ्त में ले जा। मधु दवाई लेकर घर जाती है और अपनी माँ को दिन का बचा हुआ खाना खिलाने के बाद में दवाई देकर सुला देती है, जिसके बाद में वो भी बिना कुछ खाए पिए भूखे ही सो जाती है। अगली सुबह अपनी माँ को घर पर आराम करता हुआ छोड़कर मधु अपना सब्जी का ठेला लेकर बिक्री करने के लिए बाजार चली जाती है। लेकिन सुबह से दोपहर हो जाती है और उसकी कोई भी ज्यादा बिक्री नहीं हो पाती। धीरे धीरे समय गुजरता है। शाम होने पर उसकी इतनी सब्जी बिक जाती है कि वो दवाई और खाना ला सके। लेकिन तभी बाजार के उस एरिया का गुंडा अपने साथियों के साथ में पैसा वसूली करने आता है। वो मधु के पास आता है और कहता है, ओए छम्मक छल्लो, चल हफ्ता दे। भैया आज बड़ी मुश्किल से थोड़े पैसे जमा हुए हैं माँ की दवाई के लिए, आज मत लो भैया। ए क्या भैया भैया लगा रखा है, दिमाग का भाजी पाला मत कर, चुपचाप पैसे दे वरना तेरी सब्जी का ठेला तोड़ दूंगा। बेचारी मधु को मजबूरी में आधे पैसे उन गुंडों को देने पड़ते हैं। अब उसके पास में जितने पैसे थे, या तो वो अपनी माँ के लिए थोड़ी दवाई ला सकती थी या फिर खुद के लिए खाना ला सकती थी। उसकी माँ की तबीयत में कोई सुधार नहीं होता, उसका बिस्तर से उठना तक मुश्किल हो जाता है। अपनी इस बेबसी पर वो अपनी बेटी से बोलती है, बेटी, मेरी तबीयत की वजह से तुझे कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और रक्षाबंधन का त्योहार भी आ रहा है। तेरा भी तो मन करता होगा ना बेटा कि अच्छा कपड़ा पहनूं, अच्छा खाऊं, पर मैं तुझे कोई खुशी नहीं दे पा रही हूँ। माँ, ये त्योहार तो तब मायने रखता ना जब मेरा कोई भाई होता, और बिना भाई के रक्षाबंधन कैसा। जब से पिताजी गए हैं हम अपनी रक्षा स्वयं ही करते आ रहे हैं। सही कहा बेटी, हमारे घर के आसपास भी लोग गरीब हैं, लेकिन उनके घर में एक मर्द के रूप में भाई है, पिता है, जिनके होने से हमें ताकत महसूस होती है। माँ, अब ये बातें छोड़ो और चलो जल्दी से खाना खा लो, फिर दवाई भी तो लेनी है। दिन यूं ही गुजरते हैं। एक शाम फिर से बाजार में मधु अपने ठेले को लेकर खड़ी होती है और उसी दिन उसकी कोई कमाई नहीं हो पाती और दोबारा से वो गुंडे उस दिन वसूली के लिए आते हैं। और जैसे ही मधु के पास आते हैं, मधु उनसे बोलती है, भैया आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, मुझे माफ कर दो, लेकिन आज मैं आपको पैसे नहीं दे पाऊंगी। तेरा तो रोज कर रहा है, मैं चल पैसा दे वरना तुझे उठा के ले जाऊंगा, समझी। ये सारा ड्रामा दूर खड़ा मुरली नाम का लड़का देख रहा होता है, जो इसी गांव का था। गुंडों की बदतमीजी पर उसको बहुत गुस्सा आता है और वो गुंडों के पास आकर बोलता है, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? आज उसके पास पैसे नहीं है तभी तो मना कर रही है ना, जब अच्छी कमाई होगी तब ले लेना। ओहो, देखो तो गरीबों के मसीहा आए हैं। अब छचुंदर क्यों बीच में उछल रहा है, तेरी क्या मशहूर लगती है ये। चुप रह साले, मेरी बहन है ये, और तेरे जैसे गुंडों को तो पुलिस सीधा करेगी। इतना कहकर मुरली अपनी जेब से फोन निकालकर पुलिस को फोन मिला देता है। मुझे पुलिस की धमकी देगा? अबे रुक, तेरी अभी हेकड़ी निकालता हूँ साड़े। वो उसको मार पाते इससे पहले ही सारे बाजार के लोग मिलकर मुरली की हिम्मत को बढ़ाते हैं और गुंडों पर मिलकर हमला कर देते हैं और इसी के साथ साथ उनको मार के वहाँ से भगा देते हैं। जिसके बाद मधु से कहती है, भैया आज आपने सच में एक बड़े भाई की तरह मेरी रक्षा की है, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। काश मेरा भी कोई भाई होता। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। मेरी भी अगर कोई बहन होती तो आज तुम्हारे जितनी बड़ी होती, पर मैं अनाथ तुम्हारे काम आया, उसकी खुशी है आज मुझे। वैसे तुम रहती कहाँ हो? भैया मैं हूँ ना आपकी बहन, फिर आप अनाथ कैसे हुए? यहाँ पास में ही मेरा एक छोटा सा घर है, मैं अपनी माँ के साथ वही रहती हूँ। वो ज्यादातर बीमार ही रहती है, उनकी दवा दारू के खर्चे के लिए मैं ये छोटा सा ठेला चलाती हूँ। अगर कोई जरूरत हो तो इस भाई को याद कर लेना। जरूर भैया, अब मैं चलती हूँ, माँ घर पर अकेली है। इसके बाद मधु अपने घर के लिए ठेला लेकर निकल जाती है। आज कमाई ना होने की वजह से दवाई ही नहीं मिल पाती, जिसके बाद वो घर आकर अपनी माँ से बोलती है, माँ माफ करना, आज सब्जी की बिक्री ज्यादा नहीं हुई, इसीलिए तुम्हारे लिए दवाई नहीं ला पाई। चलो मैं खाना बना देती हूँ। जिसके बाद दोनों माँ बेटी खाना खाकर सो जाते हैं।
अगले दिन रक्षाबंधन का त्योहार होता है। मधु बाजार जाने के लिए निकलने लगती है कि तभी मुरली उसके घर आता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है और बोलती है, अरे मुरली भैया, आप यहाँ? माँ देखो, मुरली भैया आए हैं। मुरली मधु के लिए तोहफा और उसकी माँ के लिए कुछ दवाइयाँ लेकर घर आता है। मधु की माँ उसको देखकर अपनी बेटी से पूछती है, बेटा ये कौन है? माँ, ये मुरली भैया है। ये वही है जिन्होंने उस दिन बाजार में मेरी मदद की थी। कुछ गुंडे बदतमीजी कर रहे थे मेरे साथ, लेकिन इनकी वजह से बाकी ठेले वालों ने भी हिम्मत दिखाई और उन गुंडों को मार भगाया। बहन, ये मेरी कलाई पर बांध दो। तुम मेरी बहन हो और मैं तुम्हारी रक्षा का वचन पूरी जिंदगी निभाना चाहता हूँ। ये देखकर मधु और सुधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद मधु उसके हाथों पर राखी बांध देती है और मीठे में कुछ ना होने की वजह से गुड़ से ही अपने भाई का मुंह मीठा करवाती है। जिसके कुछ समय बाद में सुधा भी ठीक हो जाती है और मुरली उनके बेटे की तरह उनके साथ रहने लगता है। जिसके बाद एक बहन को भाई का सुख और इसी के साथ साथ एक माँ को बेटे का सुख मिल जाता है।